एवरीवन, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास मैकेनिक्स की यूनिट 4 की। तो कल हमने लास्ट क्या देखा था, हम बात कर रहे थे पैरेलल एलसीआर सर्किट की। ठीक है, पैरेलल सीरीज पहले हमने क्या पढ़ा, सीरीज एलसीआर सर्किट, और कल हमने पढ़ा पैरेलल एलसीआर सर्किट। ठीक है, कल वह हेडिंग में स्टार्टिंग में मैंने गलती से डाल दिया था सीरीज, बाद में मैंने उसे करेक्ट भी कर दिया था। तो वो कल हमने पढ़ा था पैरेलल एलसीआर सर्किट। दोनों से रिलेटेड सारे आपके फॉर्मूले हो गए, क्वालिटी फैक्टर हो गया, उनकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली, कोई कन्फ्यूज़न नहीं उसमें, सब ठीक है। एक मैंने आपसे पूछा था कि एक्स में, आर में, और या फिर हम बात करें एक्स आर और एक और चीज़ क्या होती है, या तो ओम या फिर हाँ एक और होता है जेड, कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है। तो आप में से कहा किसी ने कि बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियरली आप लोगों को पता नहीं है इस वजह से। ठीक है, तो वैसे ठीक है आप लोगों को पता होना चाहिए, बट फिर भी नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ आपको। ठीक है, देखो दोनों में मैंने ये चीज़ आपको बताई थी, एक होता है अपना रेजिस्टेंस, एक होता है रिएक्टेंस, और एक होता है इम्पिडेंस। क्लियर है, ये अपना क्या होता है, ये है अपना रेजिस्टेंस, Z होता है इम्पिडेंस, और X होता है रिएक्टेंस। तो हमने ये देखा था कि इन तीनों की ही यूनिट की बात करें, यूनिट तीनों का ही क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, ओम यूनिट होती है। इसका मतलब ये चीज़ तो क्लियर है कि तीनों का काम क्या होता है, एक जैसा होता है। अब एक जैसा काम है तो फिर तीनों में डिफरेंस क्या है, बात आती है इसकी। तो तीनों के अगर अपन फॉर्मूले की बात करें कि आर का, एक्स का या जेड का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो तीनों का फॉर्मूला भी ओम, यूनिट सबकी ओम आ रही है। ओम यूनिट किसकी होती है, सबसे पहले आपने ओम कहाँ पे पढ़ा था, नॉर्मली हम जब ओम्स का लॉ पढ़ते हैं वहीं पढ़ते हैं। ठीक है, और ओम्स के लॉ से हमें किसकी वैल्यू मिलती है, आर की वैल्यू मिलती है। ओम्स का लॉ तो क्या होता है, यही तो बताता है आपको, V इक्वल टू आई आर। कहाँ से आता है, पहले हम ये बोलते हैं कि V जो होता है किसी सर्किट का, V प्रोपोर्शनल टू होता है I, तो V इक्वल टू आर आई होता है। आर यहाँ पे क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, या समानुपातिक गुणांक हम बोल दे, या फिर कांस्टेंट नियत मान बोल दे, जो भी है। ठीक है ना, आर को ही तो हम बोलते हैं कि आर यहाँ पे किसको व्यक्त करता है, प्रतिरोध को व्यक्त करता है, और इसलिए उसकी यूनिट हम क्या देते हैं, ओम से देते हैं। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या होती है, आर इक्वल टू होता है V अपॉन आई, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस का यूनिट ही होता है, या तो आप इसका यूनिट क्या बोल सकते हो, वोल्ट पर एम्पियर। क्यों, V आपके पास क्या है, पोटेंशियल है, जिसका यूनिट होता है वोल्ट। I आपके पास है धारा, जिसका यूनिट होता है एम्पियर। तो या तो आप वोल्ट पर एम्पियर बोल सकते हो, या फिर इसके लिए हमने कांस्टेंट बताया था ओम, कि जिस साइंटिस्ट ने इसकी खोज की उनके नाम पर ही इसका नाम क्या दिया जाता है यूनिट का, ओम। ओम का नियम हम इसे इसीलिए कहते हैं, ओम के नाम पर इसकी यूनिट भी हम किससे देते हैं, ओम से देते हैं। क्लियर है, ये फॉर्मूला हमें सबसे पहले आर का मिलता है। तो अब क्योंकि हमने ये देखा कि रिएक्टेंस का और इम्पिडेंस का, इन दोनों की यूनिट भी हम ओम बता रहे, इसका मतलब है कि इन दोनों का फॉर्मूला भी ये सेम होगा। इसका मतलब एक्स बराबर भी आपके पास क्या आएगा, V अपॉन आई, और जेड बराबर भी क्या होता है, V अपॉन आई, ओम, और ये भी ओम। क्लियर है, इसका मतलब इन तीनों के फॉर्मूले भी सेम है। ये चीज़ आप चाहो तो कहीं पे नोट करके उतार भी लेना, नोट करके उतार लेना ये चीज़। ठीक है, तो फिर इन तीनों में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस की बात वहाँ होती है जहाँ पर, देखो जहाँ पर बात हो केवल और केवल आपका कहीं प्रतिरोध लगा हो, किसी सर्किट में केवल प्रतिरोध की बात हो रही हो, मतलब ओनली आपके पास आर लगा हुआ हो, तो उसको आप सिंपली क्या बोल देते हो, आर रेजिस्टेंस बोल देते हो। क्लियर है, वहाँ के लिए आप यूज़ भी क्या लेते हो, आर को ही यूज़ में लेते हो। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है एक्स की, रिएक्टेंस जिसको हम कहते हैं एक्स। ठीक है, अगर किसी सर्किट में आपके पास एल या फिर सी को आप प्रयोग कर रहे हो, एल या सी, एल क्या होता है, कुंडली, या जिसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रेरकत्व एल। क्लियर है, या फिर और, या सी कैपेसिटर। एल या सी का जहाँ प्रयोग किया जाता है वहाँ पर मान किसका आता है, एक्स का मान आता है। क्लियर है, और तीसरी चीज़ हम पढ़ते हैं जेड, इम्पीडेंस, जिसको हम बोलते हैं प्रतिबाधा। प्रतिबाधा का मतलब ये होता है कि या तो कहीं आपके पास इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो, या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो, या इन तीनों का ही कॉम्बिनेशन हो। मतलब अगर हम बात करें आपके पास किसी सर्किट में आर और एल, ये दोनों आपके पास जुड़े हुए हैं सीरीज में एक साथ,
या फिर दूसरा अगर अपन बात करें आर और सी जुड़े हुए हैं, ये अपन ने मान लिया किसी में आर जुड़ा हुआ है और ये सी है इस कंडीशन में, या फिर अपन बात करें तीनों जुड़े हुए हैं, ये अपना आर जुड़ गया, ये अपना एल जुड़ गया और ये अपना सी जुड़ गया, आर एल सी सीरीज LCR सर्किट जैसा हो गया। इस कंडीशन में किसका प्रयोग करोगे आप? Z का प्रयोग करते हैं। तो अब आई होप आप लोगों को यहाँ से इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा और ये भी समझ में आ गया होगा कि हमने ये जो पैरेलल LCR सर्किट पढ़ा या उससे पहले अगर हमने सीरीज LCR सर्किट पढ़ा तो हमने कहीं पे Z यूज़ में लिया, कहीं X यूज़ में लिया, क्यों यूज़ में लिया। देखो कोई अगर आपसे पूछ ले तो आप क्या बोलोगे कि प्रतिरोध हो, चाहे हमारी प्रतिबाधा हो, चाहे X को शायद प्रवेश्यता बोलते हैं हिंदी में या पता नहीं, बट जो भी हमारा रिएक्टेंस होता है कि तीनों की तीनों चीज़ें सेम हैं, किसी न किसी प्रकार की सर्किट में किसी न किसी प्रकार की बाधा को ही व्यक्त करते हैं, ठीक है, जिसके कारण हमारे किसी भी सर्किट में करंट के फ्लो होने में अगर कुछ रुकावट उत्पन्न हो तो वो काम कौन करते हैं? ये तीनों करते हैं। तीनों के फॉर्मूले की बात है तो आप बोलेंगे कि तीनों का फॉर्मूला सेम होता है V/I V/I। तीनों की यूनिट की बात है तो यूनिट भी आपका सेम होता है ओम ओम ओम। तो फिर कोई पूछ ले फिर अगर सारी चीज़ें सेम ही है तो आपने इन तीनों को अलग अलग चीज़ों से क्यों प्रदर्शित किया हुआ है? तो बोलना अलग चीज़ों से इसलिए प्रदर्शित किया है, किसी सर्किट में हो सकता है हमारे पास सिंपल एक कोई सर्किट, एक बल्ब जोड़ दिया, एक प्रतिरोध जोड़ दिया और एक बैटरी जोड़ दी, जो सिंपल सर्किट होता है, ठीक है। तो हमने ये बोलेंगे कि अगर कोई सिंपल सर्किट है केवल आर जोड़ा हुआ है तो वहाँ हम प्रतिरोध को आर से व्यक्त करते हैं, मतलब कि उस कुंडली में जो अवरोध उत्पन्न हो रहा है वो केवल और केवल किसके कारण हो रहा है? आर के कारण हो रहा है। दूसरा अगर कोई बात करे कि या तो कुंडली में एल जुड़ा हो या फिर सी जुड़ा हुआ हो, या तो और है, इंग्लिश में और का मतलब क्या होता है, हिंदी में अपन बोले या अथवा, या तो ये या फिर ये, ठीक है, या तो L जुड़ा हुआ है या फिर C जुड़ा हुआ हो, तब वहाँ पे काम कौन करता है? आपका X काम करता है। इसीलिए आपको ध्यान हो तो हमने जब अभी पैरेलल LCR सर्किट पढ़ा तो पैरेलल LCR सर्किट में हमने क्या देखा, हमने एक तरफ से यहाँ तो C जोड़ दिया और इसके पैरेलल में हमने ये जोड़ दिया था L और फिर यहाँ पे हमने R जोड़ दिया था। तो यहाँ पे आपका V वोल्टेज यहाँ भी था, V वोल्टेज यहाँ भी था और यहाँ पे हमने सेल जोड़ दिया। ये हमने पढ़ा था पैरेलल LCR सर्किट। तो हमने क्या कहा था, वोल्टेज इसका V है तो इस पॉइंट पर भी V वोल्टेज होगा, इस पॉइंट पर भी V वोल्टेज होगा। शक्ति संचय की बात करें तो एक बार में या तो कैपेसिटर इस शक्ति को संचित करेगा या फिर L संचित करेगा, दोनों में एक साथ चला जाए ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो या तो यहाँ पर C यूज में आ रहा है आपका या फिर L यूज में आ रहा है, इसीलिए हमने पैरेलल LCR सर्किट में किसका प्रयोग किया? X का प्रयोग किया। क्लियर है? X का प्रयोग किया हमने। V/Z आपको ध्यान हो, निकालो आप लोग पैरेलल LCR सर्किट जब हमने शुरू किया हमने इक्वेशन क्या दी, यहाँ पे कोई करंट हमने टोटल I फ्लो करवा दी तो हमने कहा आगे जाके करंट डिवाइड हो जाएगी, इसमें I1 करंट मान ली और इसमें I2 करंट मान ली। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन किरचॉफ लॉ से क्या दे दी थी, I1 + I2 दे दी थी। तो यहाँ हमने I का जो फॉर्मूला निकाला था, I हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, V/R से निकाल सकते हैं। क्लियर है? V/R के फॉर्म में निकाल सकते हैं। तो यहाँ हमने जैसे I1 निकाला था तो हमने किस फॉर्म में वैल्यू निकाली थी, V/XC के फॉर्म में निकाली थी। जहाँ C जुड़ा हुआ है उसको हमने क्या लिखा, V/XC, और जहाँ पे हमारे पास L जुड़ा हुआ है उसको हमने क्या लिखा, V/R + XL के फॉर्म में। क्लियर है? तो X वहाँ पे क्यों आया, क्योंकि या तो यहाँ पर C प्रयोग में हो रहा है या फिर L प्रयोग में हो रहा है। तो जो आपको अगर या तो ये आपको पता चल जाए कि X का या Z का या R का काम क्या है, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि इस सर्किट में हमने कहाँ पर X प्रयोग किया है, कहाँ पर Z प्रयोग कर रखा है और क्यों प्रयोग कर रखा है। क्लियर है? तीसरी चीज़ आती है Z की हमने बात की, या तो कोई से भी इनमें से कोई सा भी दो कॉम्बिनेशन सीरीज में आपस में जुड़े हुए हैं, R और L जुड़ा हुआ है, R और C जुड़ा हुआ है या फिर तीनों जुड़े हुए हैं, तो वहाँ आप प्रयोग किसका करते हो, Z का प्रयोग करते हो। जैसा कि हमने किस में किया था, सीरीज LCR सर्किट ही बन रही है ये, और सीरीज LCR सर्किट में ही हमने फर्स्ट टाइम Z को इंट्रोड्यूस किया था ना। वहाँ पे हमने क्या बोला था, I0 = जहाँ से हमें I0 मैक्सिमम मिला था, यही तो बोला था। E0 क्या है, E0 एक तरह से वोल्टेज ही तो है, इसको आप V लिख सकते हो, V/Z के इक्वली। तो हमने बताया था कि Z जब मिनिमम होगा तब I0 हमारे पास कैसे होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो Z यहाँ पर क्यों प्रयोग किया, क्योंकि यहाँ पर आपके पास तीनों का कॉम्बिनेशन बन रहा था। इनमें से अगर किसी दो का भी कॉम्बिनेशन बनता सीरीज में तो भी हम Z का ही प्रयोग करते, और या तो ये या फिर ये वाली कंडीशन हो तो आप किसका प्रयोग करते हो, X का प्रयोग करते हो। क्लियर है? तो ये चीज़ आप लोग नोट करके लिख लो।
पर्टिकुलर कोई डेफिनेशन की बात करो कि इस चीज़ को प्रवेशिता कहते हैं, ऐसे कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन इसकी ना तो ऐसा मैंने कभी सुना नहीं, होती भी हो सकता है अपन गूगल पे सर्च करें कुछ ना कुछ डेफिनेशन गूगल अपने को बता देगा, या कहीं बुक्स में आपको मिल जाए, कहीं ऐसा मिल जाता है तो आप लोग वो डेफिनेशन लिख लेना तो बेटर होगा। बाकी जनरली अगर आप किसी को इतनी बात बता देते हो तो इसका मतलब है कि आपको सफिशिएंटली पता है इस चीज़ के बारे में। ठीक है, कर लिया। तो अपना LCR सर्किट का काम हो गया कंप्लीट। कल हमने लास्ट क्या देखा था, हमने हाफ पावर पॉइंट्स वगैरह देखे थे, किसके लिए, पैरेलल LCR सर्किट के लिए। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मुझे मिला जो आपके आया हुआ भी है एग्जाम में, तो बस एक वो क्वेश्चन करते हैं और फिर अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो एक क्वेश्चन है, लिखो ये क्वेश्चन इसलिए कराया जा रहा है, आपके 2009 में आया है ये क्वेश्चन और उसके बाद अभी 2016 में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो देखो कई बार इतने पुराने क्वेश्चंस भी, इसीलिए मैं कुछ क्वेश्चन आपको पुराने भी करवा देती हूँ, कई बार रिपीट कर जाते हैं, बहुत टाइम बाद रिपीट कर जाते हैं। और न्यूमेरिकल्स में रिपीट करने का मतलब क्या है, क्योंकि अभी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी, सिंपल सा न्यूमेरिकल होगा जहाँ पे आपको डायरेक्ट फॉर्मूले पुट करो, RLC की वैल्यू दे रखी है, वो वैल्यू का मान डाल करके निकाल लो। भाई क्या पूछेगा आपसे, ज़्यादा अनुनादी आवृत्ति पूछ ली, या फिर आपसे पूछ लिया कि विशेषता गुणांक पूछ लिया, या बैंड चौड़ाई पूछ ली, यही 2-3 चीज़ें, इन्हीं के फॉर्मूले हमने निकाले। अब देखो उन चीज़ों के लिए भी आपका क्वेश्चन रिपीट हो जाता है कई बार आरयू में, मतलब कि उसमें आपकी न्यूमेरिकल की वैल्यू तक भी रिपीट हो जाती है, इसलिए कई बार पुराने क्वेश्चन, जैसे 9 के बाद ये क्वेश्चन डायरेक्टली 16 में रिपीट हुआ है। ठीक है, लिखो क्वेश्चन, एक समांतर LCR परिपथ में एक समांतर LCR परिपथ में क्या दे रखा है अपने को, यदि L का मान दे रखा है, यदि L इक्वल टू 1 मिली हेनरी, L कितना दे रखा है 1 मिली हेनरी, दूसरा C अपने को दे रखा है C इक्वल टू 10 माइक्रोफेराडे, तथा R कितना दे रखा है, R गिवन है अपने को 0.4 ओम के इक्वल, R कितना गिवन है 0.4 ओम। ठीक है, लिखो हो, तीनों मान लिख लिए, L, C और R तीनों हो तो पता क्या करना है, तो विशेषता गुणांक क्यों ज्ञात कीजिए। अब फटाफट कर लो, जैसे अभी हमने लास्ट सीरीज LCR सर्किट के न्यूमेरिकल किए थे, बिल्कुल सेम उसी तरीके से होगा फॉर्मूला, यहाँ पे आपका जो भी चेंज हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगा लो, कर लो फटाफट।
ठीक है। अब देखो क्यू का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो सबको चेंज कर लो। गिवन वैल्यूज़ अपने को क्या है, आई होप आप लोगों ने अभी तक ये क्वेश्चन कर लिया हो, नहीं किया हो तो यहाँ देख लो। 1 मिली हेनरी, कितना हो गया, मिली का मतलब 10⁻³ हेनरी। हेनरी होता है, हेनरी किसका गुणांक होता है, मैग्नेटिज्म का गुणांक होता है, ध्यान रखा करो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बात किसकी हो रही है, कॉइल की हो रही है। कॉइल में से आप कोई करंट फ्लो कर रहे हो, मतलब वहाँ पर क्या हो रहा है, आप विद्युत धारा उसमें से करंट को फ्लो करवा रहे हो आप कॉइल में से, तो वहाँ पर अपने आप ही क्या होगा, चुंबकत्व का उत्पन्न हो जाता है, चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है, या मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा वहाँ जनरेट हो जाता है। इसलिए अपन एल का जो यूनिट होता है वो किसके फॉर्म में दिया जाता है, हेनरी के फॉर्म में दिया जाता है। ठीक है। दूसरी चीज अपने को सी कितनी दे रखी है, सी दे रखा है 10 माइक्रोफेराड, 10 माइक्रोफेराडे इक्वल टू 10 इंटू माइक्रो 10⁻⁻6 फेराडे, कितना बच गया 10⁻⁻5 फेराडे। और आर अपने को कितना दे रखा है 0.4 ओम, आर एल और सी का मान 0.4 ओम दे दिया। क्लियर है। अब अपने पास फॉर्मूला तो क्या होता है, क्यू नोट की अगर अपन बात करें तो क्यू नोट बराबर आप फॉर्मूला ये लगा सकते हो, ओमेगा नॉट इंटू एल अपॉन में आर। क्लियर है, ओमेगा नॉट इंटू एल अपॉन में आर फॉर्मूला अपन ने देखा था, ये लगा लो। या फिर आप अगर सी के फॉर्म में लगाना चाहो तो ये भी लगा सकते हो आप, 1 अपॉन ओमेगा नॉट इंटू सी इंटू आर। अब यहाँ पे अपने को कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा, ओमेगा नॉट। तो पहले अपन कैलकुलेट कर लेते हैं ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट का फॉर्मूला अपन ने क्या देखा था, √1 अपॉन एल सी माइनस आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। क्लियर है। तो फॉर्मूला लिख लो 1 अपॉन एल सी माइनस आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर दो। 1 अपॉन एल कितना दे रखा है 10⁻³ इंटू सी कितना है 10⁻⁻5 माइनस आर स्क्वायर तो 0.4 का स्क्वायर और अपॉन एल स्क्वायर तो 10⁻⁻6। इनको सॉल्व आउट कर लो बच्चों और वैल्यू निकाल लो। ठीक है, सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू लगभग आपके पास कितनी आ जाएगी 99.9 इंटू 10⁻² पर सेकेंड। क्लियर है। ओमेगा नोट आ जाएगा तो यहाँ क्यू में वैल्यू डाल लो, क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओमेगा नोट है 99.9 इंटू 10⁻² इंटू एल, एल की वैल्यू कितनी है 10⁻³ और अपॉन में आर, आर का वैल्यू कितना है 0.4। सॉल्व कर लो इसको भी, तो क्यू का रिजल्ट आपके पास ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा 24.9। ठीक है। आपको भी ये वैल्यू ऐसे ना डायरेक्ट एज इट इज ही लिख लो, बस यहाँ से उठा करके सॉल्व कर लेना, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलता है तो थोड़ी थोड़ी सॉल्यूशन करने की प्रैक्टिस रखा करो। लिख लिया। ये आपका एलसीआर सर्किट का टॉपिक भी हो गया कंप्लीट। अब अपन एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, छोटा सा और अच्छा सा टॉपिक है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, प्रक्षेप धारा मापी।
प्रक्षेप धारामापी, या इसको आप बोल सकते हो विद्युत यांत्रिक निकाय। मतलब ऐसे यांत्रिक निकाय होते हैं कई, जिसमें से अपन ये एक यांत्रिक निकाय ये प्रक्षेप धारामापी, इसको अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, विद्युत यांत्रिक निकाय जिसमें से अपन क्या पढ़ रहे हैं, प्रक्षेप धारामापी। इसको इंग्लिश में आप लिखना चाहो तो बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर कहा जाता है। गैल्वेनोमीटर आप सबने सुना होगा, लैब में इतना तो सबके लैब में रहता है गैल्वेनोमीटर। किसको बोलते हैं, धारामापी को बोलते हैं। धारा मापने का एक निकाय होता है। देखा होगा अगर आप लोग को ध्यान हो, एक वॉच टाइप की चीज़ होती है, नीचे स्टैंड होता है ब्लैक कलर का, ऊपर से वाइट कलर का होता है, उस पर आपको एक वॉच टाइप की लगी हुई दिखाई देगी, सुई होती है, उस पर हम किसी सर्किट में उसको कनेक्ट करते हैं। उसके ऊपर वायर के 2 पिन लगे होते हैं आपके, उन दोनों में जैसे आप पिन कनेक्ट करते हो तो उसकी जो सुई होती है इस टाइप की ऐसे बना होता है। यहाँ पे हमारी एक सुई होती है और इसके अंदर पूरे वो अलग अलग जैसे टाइम के अकॉर्डिंग या एम्पियर में अलग अलग अपने को मेजरमेंट देती है। और यहाँ से ये सुई जो होती है वो यहाँ से यहाँ के बीच में रोटेट करती है। देखा होगा सबने, वो होता है धारामापी। यहाँ अपन किसकी बात कर रहे हैं, एक बैलिस्टिक धारामापी की। देखते हैं क्या होता है। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। मैं आज मोस्टली बोलूँगी, आप लोग खुद लिखना। मेरी आज थोड़ी लिखो इसमें, ऐसा निकाय जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, ऐसा निकाय जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यांत्रिक दोलन उत्पन्न होते हैं, यांत्रिक दोलन उत्पन्न होते हैं, उसे विद्युत यांत्रिक निकाय कहते हैं। उसे विद्युत यांत्रिक निकाय या अथवा लिख लेना, विद्युत यांत्रिक निकाय अथवा विद्युत यांत्रिक दोलक कहते हैं। विद्युत यांत्रिक दोलक कहते हैं। विद्युत यांत्रिक दोलक कहते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है, धारामापी एक तरीके से वही चीज़ है जो नॉर्मल गैल्वेनोमीटर होता है, वही है। यहाँ हमने प्रक्षेप धारामापी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ हम किस कंडीशन में पढ़ना चाह रहे हैं कि भाई मेनली अपने को पढ़ना क्या है, मतलब कहने का मतलब ये है, यहाँ अपने को ये विद्युत यांत्रिक निकाय कोई भी उस कंडीशन में पढ़ना है जब आप इसमें कोई भी करंट फ्लो कर रहे हो और उसके कारण किसी निकाय में जब एक प्रकार के दोलन उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना। तो वो दोलन के लिए अगर उस टाइम अपन धारा को किस प्रकार से नाप सकते हैं या दोलन उत्पन्न हो जाएंगे, तो वो एक दोलित्र की तरह हो गया वो पूरा निकाय। तो फिर दोलित्र की तो जैसे अभी तक अपन ने इतने सारे दोलित्रों की क्या पढ़ी है, अपन ने अवकल समीकरण पढ़ी है। तो अवकल समीकरण होगी या नहीं होगी, या उसकी गति का इक्वेशन क्या होगा, या उसका सॉल्यूशन क्या होगा, वो सारी चीज़ें। ठीक है, अब बात रही कि किसी निकाय में दोलन किस प्रकार से उत्पन्न हो, तो आपने कई ऐसे निकाय देखे होंगे, जनरली देखने पर हमें पता नहीं चलता है, लेकिन एक्चुअली अगर हम कोई माइक्रोस्कोपी की सहायता से या किसी भी अन्य ऐसे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अगर हम उसको ऑब्जर्व करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जैसे कई सारी, आपने देखा होगा अपने घर में भी कितने सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनमें कि कॉइल्स लगी हुई होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बाइक ही होती है, बाइक में आपने देखा होगा साइड में एक काफ़ी इतनी बड़ी करीब इस टाइप की एक कॉइल लगी हुई होती है। ठीक है, जैसे बाइक स्टार्ट की जाती है, जैसे उस पूरे में क्या होता है, तो एक जो फ्लो बनता है उस पूरे में स्टार्ट होने का जो कंप्लीट प्रोसेस होता है, तो ये जो अपने पास ये जो एक कॉइल लगी होती है, इस कॉइल में एक हल्का सही लेकिन एक वाइब्रेशन उत्पन्न होता है। ठीक है, अब कॉइल में क्योंकि वाइब्रेशन उत्पन्न होने का मतलब ये होता है कि हमें नॉर्मली देखने में पता नहीं चले, लेकिन ये स्लाइटली सा घूम जाती है। मतलब अगर इस टाइप से सडनली बाइक स्टार्ट हुई तो इसमें जो मूवमेंट हुआ वो मूवमेंट क्यों होता है, क्योंकि ये अचानक अपनी जगह से हल्की सी घूमती है और फिर वापस अपनी जगह पे आ जाती है। क्लियर, तो अपनी जगह से घूमना और वापस आना,
अपनी जगह से मूव होना और वापस आना, मूव होना वापस आना, यही तो दोलन होता है। क्लियर है? तो इसका मतलब इनमें भी एक प्रकार का क्या होता है, दोलन उत्पन्न हो जाता है। तो कुछ ऐसे विद्युत यांत्रिक निकाय होते हैं जिनमें अगर हम किसी भी विद्युत किसी सहायता से अगर हम उसमें विद्युत देते हैं या विद्युत धारा अगर अपन प्रवाहित कर रहे हैं उसमें, तो उस धारा के कारण उसमें क्या होता है, किसी न किसी प्रकार के दोलक उत्पन्न हो जाते हैं और उस निकाय को अपन क्या बोलते हैं, यांत्रिक दोलन कहते हैं। अब उसमें कितनी धारा फ्लो हो रही है उसका मापन किसके द्वारा किया जाता है, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर के थ्रू, या इसको अपन प्रक्षेप धारामापी कह सकते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर कॉइल में मूवमेंट क्यों होता है, जनरली बाइक का मैंने ओनली एग्जांपल दिया है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बाइक में जो कॉइल का घूमना है वो इसका एग्जांपल है, जस्ट फॉर ये एग्जांपल है कि जब कोई मूवमेंट होता है तो उसमें किसी न किसी टाइप का क्या होता है कि जो कॉइल लगी होती है उसमें भी एक मूवमेंट हो जाता है। अब हम बात करें कि कोई भी ऐसा हमारा निकाय हो, कोई इंस्ट्रूमेंट हो, घर में इतने सारे आप आजकल तो मोस्ट ऑफ ये मशीनरी होती है, टीवी है, फ्रिज है, एसी है, कूलर है, रेफ्रिजरेटर है, उनके अंदर की कभी अपन मशीनरी देखें तो बहुत डिफरेंट काइंड की चीज़ों से मिलकर के टोटल उसकी मशीनरी बनी होती है। अब उसमें मैग्नेट्स भी लगे होते हैं, कॉइल्स भी लगी होती है, वायर्स भी होते हैं, कई सारी दिष्टकारी होते हैं, रेक्टिफायर होते हैं, एम्पलीफायर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें टोटल मिला के बनी होती हैं। तो क्या होता है, आपको नॉर्मल से पता है कहीं पर भी आवेश किस टाइम पर उत्पन्न होता है, अगर कोई हमारा चार्ज पार्टिकल मोशन करता है तो वहाँ पे क्या होता है, आवेश उत्पन्न होता है। आप सबने पढ़ा होगा आवेश उत्पन्न होता है, ऐसे मतलब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, सॉरी, कि जब कोई चार्ज पार्टिकल जब मोशन करता है, कोई सिंपल पार्टिकल अगर कोई आपका मोशन कर रहा है या फिर कोई ओनली चार्ज पार्टिकल है, तो उसके कारण आपका ओनली क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। लेकिन अगर कोई चार्ज पार्टिकल है और वो मोशन में कर रहा है तो उसके कारण क्या होता है, अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, एक अपने पास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अब यहाँ जैसे अपन बात कर रहे हैं कि मान लो अपन एग्जांपल दिया है अपन ने किसी कॉइल का मतलब कोई स्प्रिंग ले लेते हैं, उस स्प्रिंग को अगर आप दो अलग अलग चुंबकों के बीच रख दो, अलग चुंबक मतलब चुंबक के एन और एस पोल के बीच में अगर आप किसी स्प्रिंग को रख देते हो और फिर आप उसमें अगर करंट फ्लो करते हो तो आप देखोगे कि उस स्प्रिंग में क्या होगा, एक मूवमेंट जनरेट होता है। वो मूवमेंट कैसा होता है, वो मूवमेंट कुछ इस टाइप का ये होता है कि स्प्रिंग हल्के से अपनी जगह से घूम जाती है। अब वो घूम करके वापस किस तरीके से अपनी स्टार्टिंग पोजीशन में आएगी वो अपने को अलग अलग केस स्टडी करने पर पता चलेगा। क्लियर है? तो वो घूमी क्यों, क्योंकि अपन ने उस पूरा जो भी वो सर्किट बना हुआ था उस सर्किट में अपन ने क्या किया, करंट फ्लो किया। तो करंट फ्लो होने के कारण कॉइल का रोटेट होना, उसका एक दोलक की भांति व्यवहार करना क्या कहलाता है, विद्युत यांत्रिक दोलन कहलाता है। और दूसरा कि किसी भी सर्किट में, किसी भी परिपथ में धारा का मापन किसके द्वारा किया जाता है, धारामापी के द्वारा किया जाता है। क्लियर हो गई ये दोनों चीज़ें? यहाँ अपन बात करते हैं तो इसका जो कुछ सिस्टम होता है वो कुछ ऐसा होता है, जैसे ये अपन ने दो अलग अलग पोल्स ले लिए, चुंबक के पोल हो गए, ये एन पोल हो गया, ये एस पोल हो गया। क्लियर है? यहाँ अपन ने कोई भी एक सहारा है, इस सहारे के थ्रू अपने को क्या लटकाना है, कोई ना कोई स्प्रिंग लटकानी है। ठीक है? सहारे के थ्रू हमें कोई ना कोई स्प्रिंग लटकानी है। स्प्रिंग हम ये मान लें एक वायर के थ्रू जुड़ी हुई है। ठीक है? इस टाइप से सीधी बनी है, नहीं जैसे भी अच्छे से बनाना। आप इस टाइप से कोई स्प्रिंग जोड़ दी और नीचे मान लो इसमें अपन ने कुछ भी जोड़ा हुआ है, स्प्रिंग के साथ कोई एक छोटा सा हल्का फुल्का कुछ भी स्टैंड मान लो या कोई पिंड मान लो, ये अपन ने इसके साथ में जोड़ दिया हुआ है। क्लियर है? यहाँ पे अपन बात करें, दूसरी चीज़ अपन बात करते हैं कि इसके बीच में अपने जो भी पदार्थ है वो अपन ने रख दिया हुआ है। क्या पदार्थ है उसके बारे में अपने को देखते हैं, बाद में पता चलता है या नहीं। क्लियर है? यहाँ पर अपन ने एक क्या जोड़ दिया, एक यहाँ पे अपन ने एक मिरर रख दिया है। मिरर यहाँ पे क्यों रखा है, दर्पण। दर्पण क्यों रखा है, क्योंकि स्प्रिंग में जैसे ही आप ये अब अपना एक कंप्लीट सर्किट हो गया, जैसे आप इसमें करंट फ्लो करोगे तो स्प्रिंग में जो मोशन होता है, स्प्रिंग में जो गति होती है या इसकी अवस्था में जो परिवर्तन होता है वो इतना स्मॉल होता है कि शायद हमें पता भी नहीं चले कि अच्छा स्प्रिंग घूम करके अपनी जगह पे आ चुका है।
इतना बड़ा चेंज नहीं होता कि ये स्प्रिंग ऐसे धीरे धीरे पूरी घूम रही है फिर धीरे धीरे अपनी जगह पे आ रही है, आपको दिखाई दे रहा है हाँ स्प्रिंग घूमी, ऐसा हमेशा नहीं होता। कई बार हो सकता है कोई अच्छा खासा एक्सपेरिमेंट हो, आपको चेंज आराम से पता चलता है, कई बार चेंज बड़ा स्लो सा होता है। या मान लो कि अपन ने इसको जितनी करंट दी उस करंट का अमाउंट अगर बहुत कम है तो इसमें जो अवस्था में परिवर्तन होगा वो भी बहुत ही कम टाइम के लिए होगा। तो कम टाइम के लिए हमें क्या पता चलता है, दर्पण की जो रोटेशन होता है, भले ये हल्का सा भी घूमेगा उससे दर्पण रोटेट हो जाएगा। दर्पण के रोटेशन से अपने को ये समझ में आ जाता है कि हाँ स्प्रिंग रोटेट हुई या नहीं हुई। क्लियर है? स्प्रिंग में तो क्या होता है, एक तरह से वाइब्रेशन से हो जाते हैं तो हमें समझ में नहीं आता, लेकिन दर्पण इसमें हल्का सा वाइब्रेशन होगा, दर्पण जरूर हल्का सा भी रिफ्लेक्ट कर देगा। क्लियर है? तो उससे अपने को ये चीज़ समझ में आ जाती है कि हाँ यहाँ पर कुछ ना कुछ मोशन हुआ है। ये अपन बात करें, ये अपने पास एक कुंडली बनी हुई है, ये अपनी स्प्रिंग को ये अपने जोड़ दी, स्प्रिंग है, ये अपने पास क्या है, कोई कुंडली है, बना लो डायग्राम। फिर अपन इसके बारे में बात करते हैं कि डायग्राम क्या है। ये अपने पास क्या है, ये जो वायर है ये किसी न किसी धातु की वायर है, किसकी है, फॉस्फर और ब्रॉन्ज। फॉस्फर ब्रॉन्ज क्या है, मिश्र धातु हो गया ना, दो धातु की मिलाकर के मिश्र धातु की तार हो गई है, फॉस्फर ब्रॉन्ज मिश्र धातु। लिखो इसमें, अब बना लिया तो लिखो इसमें, इस धारामापी में फॉस्फर ब्रॉन्ज मिश्र धातु के तार द्वारा, फॉस्फर ब्रॉन्ज मिश्र धातु की तार के द्वारा एक कुंडली को स्वतंत्र रूप से चुंबकीय ध्रुवों के बीच में लटकाया जाता है। स्वतंत्र रूप से चुंबकीय ध्रुवों के बीच में लटकाया जाता है। फुल स्टॉप। जब कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, जब कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो बहुत कम समय के लिए ब्रैकेट में लिख लेना, क्षण मात्र के लिए ब्रैकेट बंद, कुंडली घूम जाती है, क्षण मात्र के लिए कुंडली घूम जाती है, जिसके कारण कुंडली में घूर्णन के विपरीत दिशा में मरोड़ी बल युग्म उत्पन्न हो जाता है। फुल स्टॉप। लिखो, यदि तार की ऐंठन गुणांक किसको बोलते हैं अपन, सी को। अब आप लोगों को ध्यान हो, जब स्टार्टिंग में जब हमने बात की थी सिंपल हार्मोनिक मोशन जब हमने पढ़ा था, ध्यान आपको, सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने पढ़ा था तो एक तो हमने सरल गति के लिए पढ़ा था, एक हमने कोणीय गति के लिए पढ़ा था। कोणीय गति के लिए क्या कंडीशन देखी थी कि ये अपन ने बोला कि सिंपली कोई वायर लटका हुआ है इस किसी दृढ़ पिंड से, और हम बात करें कि अगर इसमें दोलन होगा तो ये थीटा एंगल दूर चला जाएगा, ये कोई m मास है और ये थीटा एंगल दूर चला जाएगा, ठीक है, वापस से अपनी जगह पर आ जाएगा।
ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि कई बार जब थोड़ा सा हमने यहाँ पे देखा था तो टॉ प्रोपोर्शनल टू हमने थीटा बताया था, या इसमें जितना भी है तो टॉ इक्वल टू माइनस सी थीटा के इक्वल बताया था। ये जो माइनस सी थीटा होता है, माइनस हमने अपोजिट डायरेक्शन के लिए बताया था, क्लियर है। तो ये जो सी होता है, सी को क्या कहा जाता है, एंथन गुणांक। ये किसको प्रदर्शित करता है, मतलब आप लोगों ने कई बार देखा हो, जैसे कोई चीज़, कोई रस्सी होती है, आप एक काम करना, ये चीज़ आप घर पे भी देख सकते हो, अगर फ्री टाइम हो, एग्ज़ाम के बाद वेकेशंस में हो तो भी आप देख सकते हो। जैसे आपने मान लो कोई कील लटका दी, ठीक है, कील से आपने क्या किया, 2 धागे लटका दिए, ठीक है ना, या हाँ 2 धागे लटका दो, आप थोड़े मोटे वाले धागे ले लो, दोनों से आप एक एक पत्थर नीचे बांध दो, ठीक है, एक को एज इट इज अपनी जगह लटका रहने दो, एक को आप दूर लेकर के गए और फिर उसको छोड़ दो, फिर दूर लेकर के गए, फिर आप उसको छोड़ दो, तो आप क्या देखोगे कि छोड़ते ही वो अपनी डायरेक्शन में तो वापस आएगा ही आएगा, प्लस आप देखोगे कि वो धागा अपने आप में भी कुछ इस प्रकार से घूमता हुआ आपको दिखाई देगा। कई बार आप लोगों ने नोट किया होगा कि अपने आप ही वो धागा अपने आप में ही कुछ इस तरीके से घूमता हुआ दिखाई देता है। या कई बार जैसे पहले अपन करते थे ना, एक क्या बोलते हैं उसको, जैसे मान लो धागा होता था, उसमें दोनों तरफ अपन ने कुछ बांध दिया और उसको इस तरीके से बहुत फास्ट फास्ट घुमाते थे, जैसे बोलते थे कि चक्री घुमाना, ऐसे कहते थे, गेम होता था, ठीक है ना। जैसे दोनों में अपन ने कुछ स्ट्रॉन्ग सी लकड़ी वगैरह कुछ बांध देते थे, लकड़ी के कुछ गोले, और बीच में धागा बांध दिया, फिर उसको अपन ऐसे ऐसे बहुत स्पीडली घुमा के और फिर ऐसे खींचते थे, तो अपन देखते थे कि उसमें इस तरीके से अलग सा शेप बनता था। वो शेप क्या होता था, कहीं ना कहीं इस टाइप के अपने को ऑसिलेशंस होते हुए दिखते थे। उस टाइम अपन ये नहीं समझते थे कि फिजिक्स के किस लॉ के कारण हो रहा है, लेकिन आज अपन उन एग्जांपल्स को देखते हैं तो पता चलता है कि फिजिक्स के जो एग्जांपल्स हैं वो डेली बेसिस में आपके छुपे हुए होते हैं। जैसे आपने उसको खींचा और उसमें आपको कुछ बनती हुई दिखाई दी, वेव्स बनती हुई दिखाई दी, वो वेव क्यों बनी, वहाँ पर तो एक सिंपल धागा था, लेकिन एक्चुअली में आपने जैसे उस पूरे को घुमा दिया तो वो एक वेव ही एक तरीके से 2 वेव्स की तरह एक टाइम पे ही, वो उन दोनों में टाइम में डिफरेंस इतना कम था कि जैसे वो वेव ऊपर गई और तुरंत वो नीचे आई, जो वो धागा था हमारा ऊपर गया तुरंत नीचे आया, ऊपर गया तुरंत नीचे आया, उनमें टाइम डिफरेंस इतना कम था कि हमें ऐसा प्रतीत होता है, होता वो एक ही धागा है, लेकिन हमें जब अचानक हम उसको छोड़ते हैं, खींचते हैं, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे एक धागा तो कुछ ऊपर की तरफ है, एक धागा नीचे की तरफ है, और इन दोनों में ऐसे फास्ट फास्ट वेव्स चल रही हैं, क्लियर है। ऐसे ही हम कई बार देखते हैं, जैसे कोई भी चीज़, कई बार जैसे घर में हमारे कुछ पर्दे वगैरह लटके होते हैं, साथ में मान लो कुछ जैसे डेकोरेशन का आइटम होता है, तो बच्चे कई बार खेलते खेलते क्या आते हैं, उसको घुमा देते, घुमाते घुमा करके जब छोड़ते हैं तो अपन क्या देखते हैं, वो अपने आप में ही इस तरीके से लिपट जाती है, अपने आप ही इस तरीके से घूमती रहती है, वो क्या होता है, ऐंठना होता है, ठीक है ना, ऐंठना, तो वो ऐंठन गुणांक कहा जाता है इसको, सी को। सी क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो होता ही है, बाकी हम इसको क्या बोलते हैं, ऐंठन गुणांक बोलते हैं। तो लिखो, यदि तार का ऐंठन गुणांक सी हो तो कुंडली को थीटा कोण घुमाने पर, कुंडली को थीटा कोण घुमाने पर, या कुंडली अपने आप घूम रही है तो हम ये लिखें कि कुंडली के थीटा कोण घूमने पर, थीटा कोण घूमने पर मरोड़ी बल युग्म का आघूर्ण, मरोड़ी बल युग्म का आघूर्ण कितना हो जाएगा, बल आघूर्ण टॉ, अभी मैंने बताया टॉ प्रोपोर्शनल टू थीटा बताया था, तो टॉ इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस सी थीटा होगा। ये क्या आ गया अपने पास, एक तरह से अपन ने टॉ पहले भी पढ़ा था, इस टाइम कोणीय गति के लिए अपन ने इसको सिंपली घूर्णन बलाघूर्ण कह दिया था, घूर्णन आघूर्ण कह दिया था, यहाँ पे इसको क्या बोल सकते हो, मरोड़ी बल युग्म का आघूर्ण भी कह सकते हो, ठीक है। तो लिखो, मरोड़ी बल युग्म का आघूर्ण कितना हो जाएगा, टॉ इक्वल टू माइनस सी थीटा होगा, टॉ इक्वल टू माइनस सी थीटा होगा। तो देखो, एक ही चीज़ दोबारा रिपीट, ऐसे कई सारे टॉपिक्स हैं जो कि बार बार अपने सेम कोर्स में कहीं ना कहीं रिपीट हो जाते हैं। मान लो उस टाइम अगर किसी को समझ में नहीं आया तो आज फिर से देख सकता है ये फॉर्मूला या ये डायग्राम की क्या थी कोणीय गति और किस तरीके से फॉर्मूला आया था, ठीक है। फुल स्टॉप। फिर लिखो, इस बल युग्म के अतिरिक्त, इस बल युग्म के अतिरिक्त कुंडली में 2 अन्य बल युग्म भी कार्य करते हैं। इस बल युग्म के अतिरिक्त कुंडली में 2 अन्य बल युग्म भी कार्य करते हैं। कौन से कार्य करेंगे, पहला लिखो, उसमें पहला लिखो, कुंडली की गति का विरोध करने वाले अवमंदन बल, कुंडली की गति का विरोध करने वाले अवमंदन बल। एग्जाम्पल, वायु का श्यान बल, एग्जाम्पल वायु का श्यान बल।
भाई कोई भी चीज़ घुमाते हो तो आप देखते हो कुछ टाइम बाद वो वापस आपको अपनी इनिशियल कंडीशन में आती हुई दिखाई देती है। किस कारण से दिखाई देती है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम उस पर बल लगाए नहीं लगाए, वो अपने आप अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ गई। तो कैसे आई तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन ऐसे बहुत सारे नेचुरल फैक्टर्स होते हैं जो कि वहाँ काम करने लग जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हवा तो है ही है, तो हवा भी उसको वापस अपनी दिशा में धकेलने का काम करती है, ठीक है ना। तो उसको पता नहीं होता हवा को, लेकिन वो एक न किसी प्रकार का क्या करती है, उस पर बल लगा रही होती है। क्लियर है? क्योंकि यहाँ बात घूर्णन की हो रही है, इसलिए वो बल किस रूप में होता है, बलाघूर्ण के रूप में हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक प्रकार का कैसा बल हो जाएगा, अवमंदन बल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी गति को कम करने का काम कर रहा है। तो कुंडी की गति का विरोध करने वाले अवमंदन बल, जैसे वायु का श्यान बल। फुल स्टॉप। लिखो इस बल आघूर्ण का या इस बल का आघूर्ण कुंडली के कोणीय वेग के समानुपाती, कुंडली के कोणीय वेग के समानुपाती एवं विपरीत दिशा में होता है। पहली चीज ये आई गई अपने पास। अब अपन दूसरा फैक्टर देख रहे हैं। ठीक है, दूसरा फैक्टर अपन कौन सा देख रहे हैं कि और जो नेचुरली जो इस पे कुछ कारक काम करेंगे जो कि हमें पता नहीं होता, लेकिन कैलकुलेशन से हमें पता चलता है कि कुछ और फैक्टर्स भी यहाँ काम कर रहे हैं। उसमें से हम पहली बात कर रहे हैं, तो हमने क्या कहा कि जैसे वायु वगैरह होते हैं जो अवमंदन कुछ कारक होते हैं जो इसकी गति को कम करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो उनके जो बल का आघूर्ण होता है टो, वो हमने प्रोपोर्शनल किसके बताया है, कोणीय वेग के। कोणीय वेग मतलब ओमेगा। ठीक है, और विपरीत दिशा में होते हैं मतलब माइनस में होता है। ठीक है, ओमेगा को ही आप क्या बोलते हो, डी थीटा अपॉन डी टी। तो ये माइनस हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी। तो टो इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस गामा डी थीटा अपॉन डी टी। गामा अपन ने कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज में ले लिया है, लिख लो। टो इक्वल टू गामा है आपका, गामा डी थीटा अपॉन डी टी। लिख लिया, ये पहला फैक्टर हो गया। दूसरा लिखो, दूसरा लिखो कुंडली में धारा प्रवाह के कारण, कुंडली में धारा प्रवाह के कारण उत्पन्न विद्युत चुंबकीय बल। कुंडली में धारा प्रवाह के कारण उत्पन्न विद्युत चुंबकीय बल। फुल स्टॉप। इस बल का आघूर्ण, इस बल का आघूर्ण कुंडली के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती, कुंडली के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती एवं कोणीय वेग के समानुपाती होता है। एवं कोणीय वेग के समानुपाती होता है। मतलब सेकंड नंबर पे आपका जो टो लग रहा है बलाघूर्ण, वो किस टाइप का लग रहा है, यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड, ऑब्वियसली सी बात है दोनों तरफ आपके क्या लगा हुआ है, मैग्नेट लगा रखा है आपने, फिर आप उसमें धारा दे रहे हो, तो सिंपल सी बात है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा ही होगा। तो उसके कारण जो इस पर बलाघूर्ण काम करेगा वो हम डायरेक्शन किसके बता रहे हैं, एक तो कोणीय वेग के तो समानुपाती लग रहा है मतलब प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, और प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती बता रहे हैं मतलब 1/r के इक्वल। ठीक है, तो टो बराबर क्या हो जाएगा, टो प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r और ओमेगा, ओमेगा को आप क्या लिख सकते हो, डी थीटा अपॉन डी टी। तो ये हो जाएगा आपका 1/r डी थीटा अपॉन डी टी। यहाँ अपन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की बात करें तो टो बराबर क्या हो जाएगा, m/r डी थीटा अपॉन डी टी। यहाँ पर m मास नहीं है, द्रव्यमान नहीं है, एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, लिख लो। ठीक है, लिख लो ये।
यहाँ पर एक लिख लेना m नियतांक है, ठीक है ना, आप लोग इसको मास समझ लो। अब यहाँ पर अपन ने m क्यों यूज में लिया है, क्योंकि फ्यूचर में अपन इसको स्वरूप जरूर दे देंगे थोड़ा द्रव्यमान की तरह, ठीक है ना, ताकि, लेकिन है यहाँ पर ये कांस्टेंट, लिख लिया। तो यहाँ पे टोटल मिला करके अगर अपन बात करें तो अपने पास कितने प्रकार के बला घूर्ण काम कर रहे हैं, टोटल 3 प्रकार के बला घूर्ण काम कर रहे हैं, ठीक है ना, कुल अगर अपन इस कुंडली पे बात करें तो अपन सबको लिख लेते हैं। तो लिखो इसमें, अर्थात कुंडली पर कार्यरत कुल बला घूर्ण कितना हो जाएगा, टो इक्वल टू, अपन बात करें पहला, सबसे पहला कौन सा लग रहा था, माइनस सी थीटा, दूसरा लग रहा है माइनस गामा डी थीटा अपॉन डी टी, और एक और लग रहा है माइनस का एम अपॉन आर डी थीटा अपॉन डी टी। ये माइनस इसमें भी लगाना, ठीक है ना, माइनस सब में लगेगा, तो ऑलवेज ही जहाँ फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही लगता है, इस वजह से, ठीक है ना। तो ये अपने पास टोटल क्या हो जाएगा, बला घूर्ण। इसको कोई इक्वेशन नंबर दे दो, इक्वेशन नंबर 1 ही डाल दो, चलो। ठीक है, लिखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, यदि कुंडली का उसके घूर्णन अक्ष के सापेक्ष, कुंडली का उसके घूर्णन अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का मान I हो, कुंडली का उसके घूर्णन अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का मान I हो, तो कुंडली की घूर्णन गति की समीकरण, तो कुंडली की घूर्णन गति की समीकरण टॉ बराबर क्या लिख सकते हैं, आई हो, तो एग्जाम्पल आपको पता है टॉ क्या है, एफ का काम कर रहा है, एफ बराबर आप क्या लिखते हो, एम ए स्क्वायर के इक्वल लिखते हो, क्लियर है। यहाँ पे आप क्या ले रहे हो, कोणीय वेग लोगे उसमें परिवर्तन के बराबर, और एम की काम कौन करता है आपको पता ही है, इनर्शिया करता ही है, तो आपके पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी, आई इंटू डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी थीटा माइनस गामा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी, और माइनस का m अपॉन आर डी थीटा अपॉन डी टी, क्लियर है। हमें तो शुद्ध रूप में समीकरण लेनी है, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, आई को क्या करें, सबसे डिवाइड कर देते हैं, दोनों तरफ आई से डिवाइड कर दें, तो आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी अपॉन आई इंटू थीटा माइनस गामा अपॉन आई इंटू डी थीटा अपॉन डी टी, और माइनस m अपॉन में आर आई डी थीटा अपॉन डी टी, नोट कर लो। सारे नेगेटिव वैल्यूज हैं, सबको एक तरफ लेकर के आ जाए, तो मान क्या बन जाएगा हमारे पास, टी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस सी अपॉन में आई थीटा, प्लस दोनों में मल्टीपल क्या है, डी थीटा अपॉन डी टी अपन कॉमन ले लेते हैं, और दूसरी चीज़ अपने पास क्या है, दोनों में आई भी आ ही रहा है, तो 1 अपॉन आई कॉमन ले लिया एक, तो इसमें तो क्या बच गया, गामा, प्लस यहाँ क्या बच गया, m अपॉन आर, और डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू 0। ये आप देख रहे हो आपको क्या मिल रहा है, ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रही है, द्विघात समीकरण मिल रही है हमें, क्लियर है।
यहाँ कुछ वैल्यूज़ अपन मान लेते हैं। किसको मान लें अपन? एक वैल्यू अपने पास क्या आ रही है, देखो अपन इसको थोड़ा सीक्वेंस में लिख देते हैं। पहली बात तो डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 1/i, पहले अपन डी थीटा अपॉन डी टी वाली टर्म लेंगे ना, गामा प्लस एम अपॉन आर इंटू डी थीटा अपॉन डी टी प्लस सी अपॉन आई इंटू थीटा इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई। अब अपन इस पूरी मान को ले लेते हैं, माना 1/i गामा प्लस एम अपॉन आर। इस पूरे को तो मान लिया अपन ने 2r के इक्वल, और c अपॉन आई को बराबर मान लिया ओमेगा नॉट स्क्वायर के इक्वल। पुट कर देते हैं दोनों चीज़ें, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी अपनी, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2r डी थीटा अपॉन डी टी और प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू थीटा इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन देख करके आपको कुछ ध्यान आया किसकी तरह है ये इक्वेशन? नहीं ध्यान आया तो मैं बता दूं, ये इक्वेशन अब आपकी बिल्कुल किसकी तरह हो गई, अवमंदित सरल आवर्ती दोलक की इक्वेशन। देखो आप लोग फटाफट, हमने जो डैम्प्ड ऑसिलेशन पढ़ा था अवमंदित सरल आवर्त गति, उसके हमारे पास इक्वेशन यही आई थी। फर्स्ट टाइम हमने 2r यही माना था, आपको ध्यान हो तो। यहाँ से हमारे पास 2r का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था। 2r बराबर 1/τ या λ/m होता है। क्लियर है? यहीं से वैल्यू हाई ये जरूर था, वो हमारे पास x में इक्वेशन आ रही थी, ये हमारे पास थीटा में आ रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हम रेखीय विस्थापन की बात कर रहे थे, यहाँ हम कोणीय विस्थापन की बात कर रहे हैं, इसलिए थीटा के फॉर्म में। बट इक्वेशन हमारे पास बिल्कुल सेम आ गई, तो ये इक्वेशन लिख लो, इसको आप इक्वेशन नंबर दे दो 2 और लिखो समीकरण 2 अवमंदित सरल आवर्ती दोलक के समीकरण को व्यक्त करती है। समीकरण 2 अवमंदित सरल आवर्ती दोलक के समीकरण को व्यक्त करती है, जिसका सामान्य हल कितना हो जाएगा। तो उसका सॉल्यूशन आप लोग फटाफट टर्न करके देखो अपनी कॉपी में कि इस इक्वेशन का अपन ने सॉल्यूशन क्या लिया था। बिल्कुल सेम सॉल्यूशन होगा, ओनली x की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। जिसका सामान्य हल इस अवकल समीकरण का क्या हो जाएगा। अवकल समीकरण किसकी, थीटा की है, तो थीटा का मान मिलेगा इक्वल टू e की पावर माइनस आर टी। सॉल्यूशन आप लोग देखो, थीटा इक्वल टू कितना मिला था, e की पावर माइनस आर टी। वहाँ हमें x के फॉर्म में वैल्यू मिल रही थी, तो हमारे पास दो कांस्टेंट में आ रहा था। एक हमारे पास आ रहा था a इंटू ई की पावर t अंडर रूट, अपने पास आ रहा था आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। सही लिखा है मैंने या फिर कुछ मिस्टेक की है? आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू टी, क्लियर लिखा है। प्लस एक और कांस्टेंट आ रहा था b e की पावर माइनस टी इंटू आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। यह आपका क्या आ गया, इस अवकल समीकरण का हल। इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दीजिए। तो बिल्कुल एज इट इज सॉल्यूशन आपको ध्यान होता हमें मिला था, इन चीज़ों में कोई चेंज नहीं था, ओनली थीटा की जगह हमें किसका मान मिला था, x का मान मिला था। ये चीज़ बिल्कुल एज इट इज आई थी। अब आपको अपने आप शायद तक किसी ने ध्यान से पढ़ा हो तो आपको ध्यान आ जाएगा कि अभी हमने यहाँ पे इसके बाद में 3 कंडीशंस देखी थी आर और ओमेगा में, कि दोनों एक दूसरे से बड़े हो तो, छोटे हो तो, बराबर हो तो हमारे पास एक क्या आया था, न्यून अवमंदन का, क्रांतिक अवमंदन का, अति अवमंदन का, 3 केस हमारे पास आए थे। तो यहाँ भी हम सेम तीनों केस देखेंगे। क्यों? हमें क्या देखना है कि जो हमने बात की कि कुंडली में थोड़ा सा क्या हो जाएगा, उसमें थोड़ा सा ऐंठन कब आई कि कुंडली अपनी जगह से थोड़ा सा घूम गई। अब वो घूम के वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में किस तरीके से आई, अवमंदित होते हुए आई। तो अवमंदन का ग्राफ तो आप लोग को ध्यान हो, हमने कुछ इस कंडीशन में पढ़ा था। तो क्या यहाँ पर भी कुंडली इस तरीके से ही आएगी कि कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा होते होते अपनी कंडीशन में आएगी, या फिर डायरेक्टली एक बार में एक्सपोनेंशियली एक बार में सीधे डिक्रीज होकर के ऐसे आ जाएगी, या फिर पहले कुछ टाइम तक एक्सपोनेंशियली स्पीडली डिक्रीज होगी और फिर स्लोली होकर के आएगी। तो क्या हमें 2-3 कंडीशंस इसके पढ़ने पड़ेंगे। पहले इक्वेशन लिख लो। लिख लेना, यहाँ ए और बी क्या है, नियतांक।
ए और बी नियतांक है। लिख लिया। ये हमारे पास सिंपल सॉल्यूशन आ गया। तो सॉल्यूशन भी बिल्कुल किसकी तरह है, जैसे हमने अवमंदित सरलावर्त गति का जो सरलावर्ती दोलन की जो इक्वेशन देखी थी और उसका जैसा सॉल्यूशन था एज इट इज़ मिल गया। अब यहाँ अगर हम बात करें प्रारंभिक स्थिति में, प्रारंभिक स्थिति मतलब t बराबर 0 टाइम पर, जब हमने इसमें कुछ भी, ये जो अभी हमने डायग्राम बनाया था कुंडली में, उसमें जब हमने कुछ भी चेंज शुरू नहीं किया तो t बराबर 0 पर कंडीशन क्या रही होगी, सिंपल सी बात है, कुंडली अपनी जगह पे रही होगी। तो उसमें जो विक्षेप अभी हमें दिख रहा है वो विक्षेप भी कैसा रहा होगा, 0 ही रहा होगा। ठीक है, तो हम क्या लिखें यहाँ से, एक कंडीशन देखते हैं, यदि प्रारंभिक स्थिति मतलब t बराबर 0 में या प्रारंभिक स्थिति में थीटा इक्वल टू कैसा होगा, 0 होगा। तो यहाँ समीकरण 3 से हमें क्या मिल जाएगा, थीटा बराबर हम 0 बता रहे हैं, बराबर यहाँ पर e की पावर माइनस आर टी, टी 0 है तो e की पावर कितना हो जाएगा, 0। e की पावर 0 ऑलवेज 1 होता है, पहले लिख देते हैं e की पावर 0, क्यों, t बराबर अपन 0 ले रहे हैं। अंदर देखो a, यहाँ पर भी अंदर कुछ भी हो, बाहर ही t है और t हमने 0 ले रखा है, तो वैल्यू कितनी मिल गई, e की पावर 0 और प्लस b e की पावर माइनस, वही 0 का 0 माइनस 0 का कोई मतलब नहीं है, तो e की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। तो इक्वेशन हमें क्या मिल गई, a प्लस b 0 के बराबर, मतलब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, a बराबर माइनस b। क्लियर है, इसका मतलब ये मान अगर हम यहाँ समीकरण 3 में पुट कर दें तो इक्वेशन कुछ क्या मिल जाएगी हमें, a बराबर माइनस बी, या इसको अपन ये लिख सकते हैं b बराबर क्या है, माइनस a मिल जाएगा। समीकरण 3 में रखने पर क्या मान मिल जाएगा हमें, थीटा इक्वल टू ई की पावर माइनस आर टी ए ई की पावर टी इंटू आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, बी का मान कितना ले लो, माइनस ए, तो ये मिल जाएगा माइनस में ए ई की पावर माइनस टी इंटू आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। क्लियर है, ए दोनों में से हम कॉमन भी ले सकते हैं बाहर, तो ए ई की पावर माइनस आर टी इंटू में ई की पावर टी इंटू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर और माइनस ई की पावर माइनस टी इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। यह हमें फाइनली रिजल्ट किसका मिल जाएगा, थीटा का। प्रारंभिक अवस्था में ये रिजल्ट प्राप्त होगा, लिख लो। रिजल्ट, अब यहाँ से हमें ये फाइनल हमें इसकी इक्वेशन मिल गई है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें 3 कंडीशन देखनी पड़ेगी, आर के लिए और ओमेगा के लिए। क्लियर है, किसका मान अधिक है किसका मान कम है उसके बेस पर डिपेंड होगा। तो ये तीनों इक्वेशन लेकिन हम करेंगे, तीनों स्थिति जो होगी वो तीनों हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज थोड़ा कम ही पढ़ेंगे, आप लोग इसको आराम से ध्यान से पढ़ लो,
तीनों कंडीशन आपको पता है, जैसे हमने पहले किया उस तरीके से ही करेंगे। तो आप लोग खुद से करके देख लेना, कोई कर ले तो अच्छी बात है, और नहीं तो मैं तो करवाऊँगी ही नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।